पढ़ा लेती हूँ यार। फैन चलेगा तो वॉइस नहीं आएगा लगता है ना। बंद कर दो।
हेलो, वॉइस आ रही है बेटा मेरी? बताइए। यस मैम। वॉइस आ रही है ना आप सभी को? यस मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए गुड कल मॉर्निंग। हमने गुड मॉर्निंग रेजिस्टेंस और कंडक्टर के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया था, तो उसी गुड रेजिस्टेंस मॉर्निंग और मैम। गुड मॉर्निंग जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी क्या क्या होती है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले किसके बारे में बताया जा रहा है, जो आपका यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, मतलब इन अ सर्किट आप क्या करोगे, लेंथ को कैसे पता करोगे कि जो कंडक्टिविटी एबिलिटी होती है किसी भी मटेरियल की वो लेंथ पे डिपेंड करती है या नहीं, ये पता करने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी को जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे ओम्स लॉ का, उसमें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी कैसे करते हैं उसकी एक्टिविटी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपको करना क्या है कि 100 सेंटीमीटर लॉन्ग आपको एक नाइक्रोम वायर लेना है। ठीक है, मतलब एक वायर आप लोगे जिसका लेंथ होगा 100 सेंटीमीटर का, और उसको इन अ सर्किट टू माउंट या टू एंड से क्या कर देना है, माउंट कर देना है, वो भी काफी टाइटली। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, टाइटली का मतलब ये है कि अगर आपने कोई वायर लिया है तो हो सकता है वो वायर जो है वो कॉइल्ड हो, तो उसमें कॉइल्ड ना रहे, किसी भी टाइप का एक बैंड ना हो वो वायर। इस वजह से यहाँ पे बोला गया है कि आपको एक टाइटली वायर लेना है और उसको इन अ सर्किट टू एंड से माउंट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपका जो सर्किट आपने प्रिपेयर किया है उसमें कोई ना कोई एनर्जी का सोर्स होगा। वो एनर्जी का सोर्स आपके लिए कोई बैटरी या फिर कोई सेल हो सकता है। तो यहाँ पर आपको टू सेल्स लेने हैं और वो जो टू सेल्स होंगे आपके 2 वोल्ट के होंगे। ठीक, और साथ में इन अ सर्किट आपको वोल्ट मीटर और अमीटर कनेक्ट करना है। तो हमने देखा था कि वोल्ट मीटर और अमीटर को इन अ सर्किट कैसे कनेक्ट किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपका क्या कनेक्ट किया हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है अमीटर है और यहाँ पर आपको दिख रहा है वोल्ट मीटर है। ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ वायर्स आपको गिव किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले नाइक्रोम वायर दिया है, देन थिकर वायर, फिर थिन वायर, फिर कॉपर वायर, और उसके बाद आई थिंक स्टील वायर जो है वो दिया हुआ है इस पे। ठीक है, मतलब आप एक एक करके डिफरेंट टाइप ऑफ वायर्स को यूज करते जाओगे। ये जो टू एंड आपको दिख रहा है इस टू एंड पे, और ये हमारा सर्किट है जिसमें हमने 2 सेल लगा रखा है जो कि कितने वोल्टेज के हैं, 2 वोल्टेज के हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जैसे ही हम अपनी की, हमारा जो की है यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा होगा, ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए, ये की है आपका। इस की को जैसे ही ऑन करेंगे तो इस एनर्जी के सोर्सेस के थ्रू करंट फ्लो होना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और इस वोल्ट मीटर और अमीटर के हेल्प से हम क्या पता कर लेंगे, जो हमारा वायर हमने लिया है, नाइक्रोम वायर, थिकर वायर, थिन वायर, कॉपर वायर, और जो स्टील वायर हमने लिया है, तो वो क्या करेगा, कितने अमाउंट ऑफ करंट को
इन अ सर्किट कैरी करने का काम करता है वो हमको पता चलेगा इससे, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है कि अगर आपने एक वायर लिया, जैसे आप नाइक्रोम वायर ले रहे हो, तो उस नाइक्रोम वायर को आपको करना क्या है, देखो वो कितने कितने लेंथ का होना चाहिए। एक आपका बताया गया है कि 80 सेंटीमीटर का होना, कितने सेंटीमीटर का बताया गया है, देखिए एक 80 का, देन 60, फिर 40 और उसके बाद बताया गया है 20, ठीक है। तो आपको एक ही वायर के अलग अलग लेंथ यहाँ पे यूज करने होंगे, जिसमें 80, 60, 40 और 20 सेंटीमीटर के वायर दिए हुए हैं। मतलब आपको लेंथ को कंटिन्यूसली वायर का क्या करते जाना है, चेंज करते जाना है, जिससे आपको पता चलेगा कि एक तो मटेरियल आपने डिफरेंट लिया है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कंडक्टिविटी कौन से मटेरियल का बेस्ट है, नाइक्रोम वायर का या फिर कॉपर वायर का या फिर स्टील वायर का, ये आपको पता चल जाएगा। दूसरा, जो कंडक्टिविटी है वो लेंथ पे डिपेंड करता है या नहीं, ये आपको कैसे पता चल जाएगा। यहाँ पे अपने डिफरेंट लेंथ के क्या लिए हुए हैं, वायर लिए हुए हैं, तो हम अमीटर और वोल्टमीटर की हेल्प से इन अ सर्किट उसका रेंज पता कर लेंगे। तो हमको पता चल जाएगा कि जो कंडक्टर का कंडक्टिविटी कैरेक्टर होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है या नहीं, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। क्लियर है। तो ये हम क्या करेंगे, जब हमारे पास कोई अमीटर या वोल्टमीटर होगा, तो जैसे ही हम सर्किट में उस वायर को लेते हैं, उस वायर को लेते ही उसकी वैल्यू में हमको चेंजेस मिलने लगेगा। उस चेंजेस को, ये जो टेबल आपको दिख रहा है यहाँ पर, आपको जो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू है वो अमीटर से मिलेगी, पोटेंशियल डिफरेंस आपको वोल्टमीटर से मिलेगा, और रेजिस्टेंस आप इन दोनों को यूज करके क्या निकाल सकते हो, R इज इक्वल V अपॉन I होता है थ्रू अ ओम्स रूल, हमने डिस्कस किया था। तो इन सब को यूज करते हुए हम इस टेबल को क्या करेंगे, फिल करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या बताया गया है कि जो कंडक्टर है वो लेंथ पे डिपेंड करता है या नहीं, या मटेरियल के कैरेक्टर पे डिपेंड करता है या नहीं, मटेरियल का नेचर किस टाइप का है इस पे डिपेंड करता है या नहीं। आफ्टर एक्टिविटी ये बात हमको पता चल जाएगी। तो देखते हैं कैसे पता चलती है। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट इसी एक्टिविटी का बताया गया है वो है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टिंग वायर। मतलब ऐसा वायर जो करंट को कैरी करेगा, लेकिन उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब, एक मैं थिक वायर लूंगी और एक क्या लूंगी, थिन वायर लूंगी, तो इसका एरिया मेरे लिए क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका एरिया क्या होगा, कम होगा। इसमें बोला क्या गया है, देखो आपको 100 सेंटीमीटर लेंथ के दो डिफरेंट थिकनेस के वायर लेने हैं। मतलब एक आपको क्या लेना है, थिक वायर लेना है, और दूसरा थिन वायर लेना है, और इन्हीं वायर्स को आपको माउंट करना है इन अ सर्किट, ठीक है। सर्किट पे जब आप उस वायर को माउंट करोगे, माउंट करने के बाद आप उसमें से थ्रू अ वोल्टेज सोर्सेस करंट पास करोगे। करंट पास करोगे तो आपको पता चलेगा थ्रू अ वोल्ट मीटर एंड अमीटर कि कौन सा जो वायर है, थिक वाला या थिन वाला वायर, कौन सा वायर आपको हाई अमाउंट ऑफ करंट को इन अ सर्किट क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ये बात आपको पता चलेगी, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है क्या पता करने का, कंडक्टिंग वायर का जो भी करंट फ्लो करने, सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, या जो रेजिस्टेंस होता है हमारा सर्किट का, वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है या नहीं करता है, उसको हम इस तरीके से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एक्टिविटी के लिए भी हमको किसकी जरूरत होगी, वोल्ट मीटर और अमीटर, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसकी जरूरत हमको होगी, ठीक है। ये सेकेंड एक्टिविटी है जिसको कैसे किया जाएगा आपको क्लियर हो गया होगा। और थर्ड एक्टिविटी है नेचर ऑफ द वायर मटेरियल, ठीक है। मींस आपने जो वायर यूज किया है उस वायर का नेचर कैसा है,
एक आपने नाइक्रोम वायर यूज किया है, एक कॉपर वायर यूज किया है और एक स्टील वायर यूज किया है। ठीक है, नाइक्रोम जो वायर होता है जनरली ये क्रोमियम जो हमारे पास एलिमेंट होता है उससे मिलके बना होता है और एक एलिमेंट इसमें निकेल का लगा होता है, तो एक तरीके का एलॉय होता है ये। एलॉय उनको बोला जाता है जो कि मोर देन टू मेटल से मिलके बना होता है। कॉपर एक नॉर्मल तरीके का ही आपका वायर होता है, कॉपर मेटल, जो कि हमारे होममेड सर्किट में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और स्टील, आपका स्टील जो होता है ये भी एक तरीके का क्या होता है, एलॉय होता है, जो कि मोर देन टू मेटल से मिलके क्या होता है, बना होता है। ठीक, तो इनका हम यूज कर सकते हैं। तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा, नेचर ऑफ द मटेरियल पता चल जाएगा। तो देखो इसमें भी हमको सर्किट पे उस वायर को क्या होगा, टू एंड से कनेक्ट करना होगा। तो हमने यहाँ पे ये जाना कि अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस है या जो रेजिस्टेंस है सर्किट का या जो करंट है सर्किट का, वो पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक कंडक्टर का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी रेंज के बारे में ही पता करना है। तो सबसे पहले हम एक कंडक्टर का यूज करते हैं। अब उस कंडक्टर में ये पता करते हैं कि किसी सर्किट में करंट फ्लो होना उस कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करता है, या उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, या फिर उसके नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेचर मतलब उस मटेरियल का ओन कैरेक्टर कैसा है, उस पे डिपेंड करता है। इन तीनों बातों को पता करने के लिए इन अ सर्किट हम करते क्या हैं, उस सर्किट में हम डिफरेंट लेंथ के जो वायर्स होते हैं उनको रख के देखते हैं। ठीक है, सर्किट पे क्रॉस सेक्शन एरिया पता करना हो तो एक बार थिक वायर लेके देखेंगे, एक बार थिन वायर लेके देखेंगे। और नेचर ऑफ मटेरियल पता करना है तो डिफरेंट नेचर के मटेरियल लेंगे, जैसे कि नाइक्रोम वायर ले सकते हैं, एल्यूमिनियम वायर ले सकते हैं, कॉपर वायर ले सकते हैं, स्टील वायर ले सकते हैं। तो उससे हमको पता चल जाएगा कि जो कंडक्टिविटी होती है किसी भी मटेरियल की, वो किस किस चीजों पे या किसी सर्किट पे करंट के फ्लो होने की जो एबिलिटी होती है वो कंडक्टर के किस किस कैरेक्टर पे डिपेंड करती है, लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, या नेचर ऑफ द मटेरियल पे। तो अब हम देखेंगे, हमने ये तो जाना कि हमको एक्टिविटी कैसे करना है, लेकिन अगर लेंथ बढ़ता है तो क्या फर्क पड़ता है करंट पे, वो हमने नहीं देखा है अभी तक। नेचर ऑफ मटेरियल चेंज होता है तो क्या फर्क पड़ता है, या क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होता है तो क्या फर्क पड़ता है, वो हमने नहीं देखा है अभी तक। हमने सिर्फ एक्टिविटी को जाना कि हम उसको कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर मींस कंडक्टर के रेंज पे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है या इलेक्ट्रिक करंट होता है वो डिपेंड करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए हमने इससे पहले जो एक्टिविटी देखी थी किसकी, ओम्स लॉ की, उसमें हमने ये देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ आई। ठीक है, मतलब जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता जाता है इन अ सर्किट, उसका करंट भी क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, हमने ये देखा था। और प्रोपोर्शनैलिटी जो हमारे पास कांस्टेंट था, उसको एक फैक्टर के थ्रू हमने रिप्लेस किया था, वो फैक्टर हमारा क्या था, रेजिस्टर था। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस होता है, इसी रेजिस्टेंस के थ्रू ही किसी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये पता किया जा सकता है। तो कैसे पता किया जा सकता है उसके बारे में देखते हैं। रेजिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L by A। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ और एरिया के, लेंथ और एरिया के रेशियो के, जिसको हम L by A से डिनोट कर रहे हैं। तो इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट के थ्रू रिप्लेस करते हैं। देखिए आपके बुक पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L by A लिखा है। ठीक है,
अब देखिए इस प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर के लिए हमने एक सिंबल यूज किया है, दैट इज कॉल्ड अ रो। इस टाइप में इसको लिखा जाता है, इसको क्या बोला जाता है, रो बोला जाता है। ये भी एक तरीके का क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और इस रो को क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी बोला जाता है। रेजिस्टेंस अपोज ऑफ करंट को डिनोट करता है, और रेजिस्टिविटी जो भी आपने मटेरियल लिया है कंडक्टर का, उस मटेरियल के इंटरनल कैरेक्टर को डिनोट करने का काम किसका होता है, रेजिस्टिविटी का होता है। ठीक है, ये जो रेजिस्टिविटी होती है कंडक्टर की, वो उसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। यूनिट ऑलवेज याद रखिएगा। अब देखिए आपने डिफरेंट टाइप के मटेरियल लिए थे, उस डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स में जनरली अगर आपके पास मेटल है और उसका कोई एलॉय है, मेटल है या फिर उसका कोई एलॉय है, मेटल मतलब आपने एक कॉपर वायर लिया था, तो वो जो कॉपर वायर होगा वो आपके लिए एक मेटल होगा, ठीक है। और एक और वायर आपने लिया था जो आपका क्या था, नाइक्रोम वायर था, तो वो नाइक्रोम वायर आपके लिए क्या हो जाएगा, एक एलॉय हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर थ्रू अ फॉर्मूला हमारा रेजिस्टिविटी रो है, तो हम ये देखते हैं कि जो मेटल और हमारा एलॉय होता है उसका रेजिस्टिविटी काफी लो होता है, क्योंकि अमीटर और वोल्टमीटर के हेल्प से जब हम उसका रेंज पता करते हैं तो उसका रेंज कितना आता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उसका रेंज कितना आया है, 10⁻⁻8 ओम टू 10⁻⁻6 ओम, ठीक है। जो कि हमको क्या बताता है कि जो भी कंडक्टर हमने यूज किया है वो गुड कंडक्टर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब मेटल और जो एलॉय होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को डिनोट करते हैं, क्योंकि उनका रेजिस्टिविटी रेंज इन अवर सर्किट कितना आता है, 10⁻⁻8 ओम टू 10⁻⁻6 ओम आता है। मतलब इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या है, बहुत कम है। और जितना कम रेजिस्टिविटी होता है, कंडक्टिव नेचर ऑफ अ कंडक्टर उतना ज्यादा होता है। तो इसी वजह से मेटल और उसके एलॉय जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के कैटेगरी में आते हैं, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताया गया है, देखिए तो हमने ये जान लिया कि जो कंडक्टर होता है, कोई भी कंडक्टर चाहे वो मेटल हो या फिर उसके एलॉय हो, दोनों का रेजिस्टिविटी पावर काफी लो होने की वजह से वो उनका जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का एबिलिटी होता है वो काफी हाई होता है। और ये जो रेजिस्टिविटी होती है मेटल की, अगर आप क्या करते जाते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाते हो, तो रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज होता जाता है। मतलब अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो मेटल की करंट को कैरी करने की जो एबिलिटी होती है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और टेम्परेचर को अगर हम लो रखते हैं तो रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो इससे ये बात पता चलती है कि कोई मेटल है, मेटल नॉर्मल मेटल्स जो होते हैं वो आयंस के फॉर्म पे, देखो कैसे, अगर मेरे पास कोई मेटल एटम है, ठीक है, कोई मेटल है मेरे पास, तो वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म पे क्या करेगा, कैरी करते रहेगा पूरे चार्जेस को या करंट को, ठीक। जब मैं इस मेटल को क्या प्रोवाइड करती हूँ, टेम्परेचर प्रोवाइड करती हूँ। तो टेम्परेचर प्रोवाइड करने पर अब इस मेटल में जो भी पार्टिकल्स हैं वो क्या होने लगेंगे, वाइब्रेट होने लगेंगे। पार्टिकल्स क्या होने लगेंगे, वाइब्रेट होने लगेंगे। तो अब जो पार्टिकल्स इन अ स्ट्रेट पाथ जो इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहा था, अब उनमें क्या होने लगा है, वाइब्रेशन होने लगा है। तो उनके वाइब्रेशन के थ्रू हो क्या जाएगा, बताओ,
जैसे जैसे मेटल में वाइब्रेशन होने लगेगा, उनके पार्टिकल्स अब क्या करने लगेंगे, अप्स एंड डाउन जाने लगते हैं। देखिए कैसे उनके पार्टिकल्स ऐसे अप्स एंड डाउन जाने लगेंगे, अप्स एंड डाउन जाने लगेंगे। तो अब देखो, पहले इलेक्ट्रॉन एक स्ट्रेट पाथ पे कैरी कर रहा था, अब देखो ये इसके पाथ को क्या करेगा, ब्रेक करने का काम कर रहा है। अब अप्स एंड डाउन आ रहा है, क्योंकि ये क्या होते जा रहे हैं, वाइब्रेट होते जा रहे हैं। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट फॉर्म में कैरी कर रहा था, तो उस टाइम पर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करना काफी अच्छा था, मतलब काफी ज्यादा करंट उस सर्किट में प्रोवाइड हो रहा था। अब देखो करंट कंटिन्यूसली तो प्रोवाइड नहीं हो रहा है, उसमें बीच में क्या आ रहा है, गैप आ रहा है, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन। मतलब ये मेटल एटम इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट करते जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। तो उसके करंट को कैरी करने की एबिलिटी अब क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो स्ट्रेट पाथ पे इलेक्ट्रॉन को कैरी नहीं कर पा रहा है। जब हम क्या करते हैं, मेटल को क्या प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तब। तो इसी वजह से यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि जब हम क्या करते हैं, किसी मेटल एटम को हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो उसका रेजिस्टिविटी नेचर इंक्रीज हो जाता है, मतलब करंट को कैरी करने का जो एबिलिटी होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे उसको करंट को कैरी करने का एबिलिटी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे सॉरी, रेजिस्टिविटी नेचर अगर इंक्रीज होता जाएगा, तो करंट को कैरी करने की जो एबिलिटी है उसकी वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर है। और टेम्परेचर अगर डिक्रीज होता है तो रेजिस्टिविटी काफी लो होता है, जिसकी वजह से करंट को कैरी करने की एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर वेरी हाई होती है। इसके अलावा बट द हाई रेजिस्टिविटी ऑफ सम स्पेशल मेटल एलॉय, ठीक है, जैसे कि नाइक्रोम हो गया, इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है बताया जा रहा है, और ये किस पे डिपेंड नहीं करती है, ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं करती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कुछ स्पेशल मेटेलिक एलॉय होते हैं लाइक नाइक्रोम या मैग्नीज, जिसमें जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंस नहीं होते हैं और कंटिन्यूसली वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते रहते हैं। और इसी वजह से इन एलॉय का यूज इन अ डे टू डे लाइफ हम कुछ एप्लियंसेस में करते हैं, जैसे कि हीटिंग डिवाइस हो गया हमारे पास, लाइक इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, जो करंट को पता करने के लिए टस्टर का यूज किया जाता है, वो हो सकता है, अवन हो सकता है। इसमें हम क्या करते हैं, इन्हीं एलॉय का यूज करते हैं, क्योंकि इनका जो कंडक्टिविटी रेंज होता है वो काफी हाई होता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल बल्ब होते हैं उनका फिलामेंट भी एक मेटल का बना होता है। वो मेटल आपका कौन सा होता है, टंगस्टन मेटल होता है। जानते हैं, किसी की वॉइस आ रही है, बंद करिए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिकल आयरन्स होते हैं, तो टेस्टर जो हम यूज करते हैं, अवन जो हम यूज करते हैं, इसमें हम जनरली किनका यूज करते हैं, एलॉय का, क्योंकि ये कंडक्टिविटी रेंज को काफी आसानी से हमको बता देते हैं और इनका कंडक्टिविटी रेंज भी काफी हाई होता है। वैसे ही इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट यूज किया जाता है वो भी एक मेटल का ही बना होता है। वो मेटल का इस वजह से बना होता है बिकॉज जो टंगस्टन है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट को शो करता है, और हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करने की वजह से जब उसको करंट मिलता है तो वो इजीली मेल्ट तो होगा नहीं, और हमारा इलेक्ट्रिकल जो बल्ब है वो आसानी से जलता रहेगा। इसके अलावा जनरली जो वायर्स है वो कॉपर मेटल, एल्यूमिनियम मेटल के बनाए जाते हैं, क्योंकि इनका कंडक्टिविटी रेंज भी काफी हाई होता है। और जो केबल वायर होते हैं वो भी इन्हीं कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स के ही बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका रेजिस्टिविटी रेंज काफी लो होता है। और इनका रेजिस्टिविटी रेंज कितना होता है? इनका जो रेजिस्टिविटी रेंज होता है, आपको दिख रहा होगा, किसने यूज किया भाई, इरेज करिए।
ईशांत रिमूव होना है ग्रुप से। हाँ, तो देखिए लो रेजिस्टिविटी ये शो करते हैं। लो रेजिस्टिविटी की वजह से ही इन सभी चीजों में हम मेटल एज अ कंडक्टर यूज करते हैं या फिर एलॉय का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा एप्लियंसेस जो हमें हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करना शो करता है, उनका रेजिस्टिविटी रेंज क्या होता है, काफी लो होता है। और जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी एलॉय और मेटल का थ्रू अ अमीटर और वोल्टमीटर इन अ सर्किट, तो उसमें हमको उसका रेजिस्टिविटी रेंज कितना मिलता है, 10 टू दी पावर -8 ओम टू 10 टू दी पावर -6 ओम मिलता है। ठीक है, तो इससे ये बात पता चलती है कि जो रेजिस्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की, वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करती और ना ही वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करती है, बल्कि वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी रेंज होता है वो उसके लेंथ पे डिपेंड नहीं करता और ना ही उसके बोला जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, बल्कि वो किस पे डिपेंड करता है, उस मटेरियल के नेचर पे, कि उसका नेचर कैसा है, वो एक कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है या इंसुलेटर है। ठीक है, अगर वो कंडक्टर होगा तो वो आसानी से करंट को कैरी करने का काम करेगा। ठीक, तो इस पे आपको किसी टाइप का कोई डाउट नहीं होगा। इसके आगे की जो टॉपिक्स है उसको हम कल डिस्कस करेंगे, कल की क्लासेस में। ठीक है, थैंक यू